दोस्तों, क्या आप भी देने वाले हैं कक्षा 12वीं 24 फरवरी को बोर्ड एग्जाम हिंदी का? तो आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसा आपने थंबनेल पर भी देखा होगा कि भाई आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 12वीं हिंदी के अंतर्गत जो आपका संस्कृत पोर्शन आता है। ठीक है, जैसे हम आपको बता दें, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे आपके पास हिंदी का एक ये मॉडल पेपर है, इसमें आपका प्रश्न संख्या अगर हम बात करें तो 8 में आपका यहाँ पर जो कि आपका दूसरे खंड में आता है, यहाँ पर इस तरीके से ये जो दूसरा खंड होता है आपका खंड खा, और यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या 8 के अंतर्गत संस्कृत गद्यांश और आपका एक इसी में पूछा जाता है संस्कृत के श्लोक। ठीक है, जिसमें आपका कहता है कि किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिए। तो आज के इस वीडियो में आपको संस्कृत के इंपॉर्टेंट गद्यांश और श्लोक को पहचानने का एक बहुत ही गजब का तरीका आपको बताने वाले हैं। तो ये कह सकते हो कि वीडियो आपका पूरा का पूरा रहने वाला है, पूरा 14 नंबर का, क्योंकि 7 नंबर का आपका संस्कृत गद्यांश आता है जिसमें संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद पूछा जाता है, और ठीक 7 नंबर का ही आपका संस्कृत का पद्यांश यानी जिसे आप श्लोक भी बोल सकते हो, है ना। तो 7 नंबर यानी 14 नंबर आज के इस वीडियो से आपके पक्के हो जाएंगे, और इतना गजब का तरीका आपको पूरे YouTube पर इन गद्यांश और पद्यांश पर कहीं नहीं मिलेगा, आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर सबसे पहले मैं न्यू सिलेबस की अगर बात करूं जो 2025 के लिए है और 24 फरवरी में जो बोर्ड एग्जाम में आएगा, उनमें से कितने चैप्टर का आपको तैयार करना है, फिर एक एक करके यहां पर देख सकते हो हमारे पास सारे चैप्टर का पूरा कंप्लीट प्रोसेस, संदर्भ कैसे लिखना है, किस प्रकार से क्या सारी चीजें करनी है, हर एक चैप्टर का पूरा देख सकते हो। ठीक है ना, सारा हमारे पास यहां पर है पूरा। तो बस ध्यान से देखते जाइए, थोड़ा सा यहां पर 20 से 25 मिनट का टाइम आपको लग सकता है। चलिए, तो भाई आपको यहां पर गद्यांश और पद्यांश दोनों के लिए आपको सिर्फ यहां पर 7 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है ना, कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 7। पहला चैप्टर है भोजस्योदार्यम। दूसरा आपका चैप्टर रहेगा यहां पर आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञ, है ना, आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञ, इस चैप्टर से पूछा जाएगा। उसके बाद संस्कृत भाषाया महत्वम पाठ से आएगा। फिर एक पाठ है आपका जातक कथा, और इसके बाद आपका है सुभाषित रत्नानी, एंड लास्ट यहां पर सेकंड लास्ट है आपका महामना मालवी, और अंतिम में आपका एक पाठ और रहेगा पंचशील सिद्धांता। टोटल मेरे दोस्त आपको 7 पाठ पढ़ने हैं। टोटल ये 7 चैप्टर हैं जो कि आपके सामने हैं, और इतने से बनेगा आपका 14 नंबर का क्वेश्चन। अब चलिए मैं आपको बताता हूं ट्रिक आखिरकार कैसे है, कौन कौन से आपको चीजें यहां पर ध्यान देनी पड़ेंगी। शुरुआत करेंगे एक चैप्टर से, यानी पहले चैप्टर से हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 1 यानी कि भोजस्योदार्यम, जो कि मतलब जब ये 30% सिलेबस हटा था कोविड-19 के टाइम पर, तब ये चैप्टर हटा दिया गया था, लेकिन अब बिल्कुल नया सिलेबस जो आया है 2025 में जो आपका चल रहा है, उसमें इस पाठ को आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये सामान्य हिंदी और साहित्य हिंदी दोनों प्रकार के छात्रों के लिए है। सामान्य हिंदी वालों के लिए तो बिल्कुल एकदम रामबाण प्रश्न है। ठीक है ना, चलिए पहला चैप्टर है भोजस्योदार्यम। अब देखो इसमें ट्रिक कुछ ऐसा है, यहां पर जैसे देखो आप क्वेश्चन पेपर के साथ लेकर के हम समझेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। देखो इसमें मैंने जैसा दिखाया आपको कि प्रश्न संख्या जो 8 है, इसमें आपका यहां पर आता है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में क्या करिए, अनुवाद कीजिए। अब देखो पहले यहां पर संदर्भ लिखने का 2 नंबर मिलता है, और हिंदी अनुवाद का मिलता है आपको पूरा 5 नंबर। तो जाकर के 2 और यहां पर 5, तो इसका हो गया पूरा 7 नंबर। अब यहां पर अथवा रहता है, ठीक है, तो एक ये 2 में से कोई एक करना है। अब देखो इसमें आपका अगर भोजस्योदार्यम चैप्टर से आएगा आपका पहले अध्याय से, तो इसमें आपको सिर्फ इतने शब्दों को ध्यान देना है, इन शब्दों को याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही आसान से शब्द हैं, जैसे कि यहां पर आपका हो गया। और हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, हमने हमेशा आपको बताया है और काफी सारे टीचर और भी आपको बताते हैं, जो श्लोक आते हैं दूसरे क्वेश्चन के अंतर्गत यहां पर, जैसे ठीक है, पूरी बात हम समझ लेते हैं ताकि थोड़ा सा डाउट ना रहे। जैसे यहां पर आपका ख नंबर प्रश्न संख्या 8 का ही है, दिए गए पद्यांशों में किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करिए। आपको 2 श्लोक दिए जाते हैं, जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा जरा मृत्यु भयम नास्ति येषां कीर्तितनो क्वचित, और अथवा में है नामे रोचते भद्रम व उलूकस्य विसेचनम अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। अब 2 दिए हैं, बहुत सारे छात्रों को यही बताया जाता है कि सिर्फ आप लोग सुभाषित रत्नानी ना वाला पाठ पढ़ लो ना, है ना, जो सुभाषित रत्नानी यहाँ पर 5वां पाठ है, इसी से पूरा आ जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है, आप लोग डाउट हो जाओ तो फिर 7 नंबर कट जाएंगे, इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो चलिए पहले चैप्टर पे यहाँ पर देखो, जैसे राजा हो गया, शिव इति, है ना, राजा शिव या शिव इति उदीर्यम उदीर्यन क्या है, प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्वा प्राह त्वरित गच्छ गेह, यानी कि गेह मतलब घर जैसे होता है, अन्यदा भोजा
भोजा मतलब कि देखो भोजस से उदाहरण से है ना, तो भोजा शब्द भी आ सकता है। श्री महेश्वर, महेश्वर या शिव आप कह सकते हो। नमितो और शिवालय, देखो शिव शिव कई बार आया है, तो शिवालय वेगच्छति, ये जो आपके ऐसे कुछ वर्ड हैं यहाँ से आएंगे। एक आपको यहाँ पर श्लोक की तरह ये लाइन कुछ दिए गई हैं, इनसे भी काफी बार यहाँ से पूछा गया। देखो दिया क्या है, ब्लैक पेन से समझिएगा। दिया गया आपके पास यहाँ पर, अभूत प्राची पिंगा रसपति रिव प्राप कनकम गत छाय चंद्रो बुद्धजन इव ग्राम सदासी क्षणम क्षीरास्ततारा नपतः इवानुम परा नादीपा राजन्ते द्रविड़ रहिता नामेव गुड़ा। तो ये देखो श्लोक की तरह तो नहीं है, पूरा अच्छे तरीके से लय इसमें नहीं बन रही है, लेकिन इतना इसको पढ़ लेना है। यहां से इस चैप्टर से अगर आएगा तो यहां से ये वर्ड आपको जरूर मिलेंगे। अब देखो यहां पर इससे मतलब उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन फिर भी चैप्टर है सिलेबस में तो हम क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि कोई से जैसे पूरी बात करें तो पूरे आपके 7 सेट बनते हैं, इस प्रकार के 7 सेट आपके पूरे यूपी बोर्ड में। अब किसी सेट में दे दिया तो फिर वहां पर बैठे रह जाओगे तो वो समस्या हो जाएगी ना, तो इसलिए आपको ध्यान से देखना। चलिए इसके बाद यहां से आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा वाला चैप्टर। यहां पर बहुत ही कम समय में आपको एकदम इस चैप्टर से कोई सा भी पैसेज उठा के दिया जाएगा, आराम से पहचान जाओगे। देखो इसमें आपको सिर्फ यहां पर 2 से 4 जो शब्द दिए इनको पहचान लो, समझ लो, काम हो गया। जैसे याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी मुआच अमृतो साधनम आत्मनस्तु पुत्रो उद्यासयन प्रिय भाषे मंतव्य। अब जैसे संदर्भ लिखना रहेगा तो संदर्भ में बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं। तो मैं बता दूं संदर्भ में आप लोग इतना याद कर लो, फिर यहां पर थोड़ा थोड़ा चेंजेस क्या करना रहेगा। देखिए जैसे दिया है, प्रस्तुत संस्कृत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के कौन से पाठ से है ये, अगर इस पाठ से आएगा तो क्या लिखोगे, आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा नामक पाठ से अवतरित है। अब देखो यहां पर अगर आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा है तो अगर इस पाठ से आया तो यहां पर उसी पाठ का नाम, और जैसे किसी दूसरे पाठ से आ गया तो फिर यहां पर क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे, यानी जिस पाठ से आएगा उसका नाम। बाकी का पूरा हर एक आपको गद्यांश में सेम रखना है, ठीक है ना। क्या करोगे, हर एक उसमें जो है सेम रखोगे। अभी मैं आपको यहां से एग्जांपल भी समझाऊंगा। जैसे यहां पर देख रहे हो ना, मयूरा अद्यापि तानवे तावनवे ऐसे करके, और एक अथवा में महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पत्रकार, ये भी देखो यहां पर इनमें से कोई आपकी अभी जो है आत्मज्ञा और सर्वज्ञा वाले पाठ से नहीं है। तो इतने शब्दों को याद रखिएगा। अब जैसे आपके पास एक यहां पर दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, हमारा सबसे ज्यादा संस्कृत का महत्वपूर्ण पाठ अगर गद्यांश की बात करें, वो है भैया संस्कृत भाषाया महत्वम। इस वाले पाठ से मैं अगर कहूं कि 110% गारंटी है कि पूछा जाएगा तो हाँ है, यानी कि लगभग 7 सेट में से 5 सेट में पक्का आएगा, 2 सेट में इधर उधर हो जाता है। कोई मान लीजिए आत्मज्ञा सर्वज्ञा वाले पाठ से आ गया, किसी में महामना मालवीय वाले पाठ से आ गया, है ना, तो अलग अलग हो जाते हैं, है ना। ये नहीं कि भाई पूरे सेम टू सेम सारे सेट में आएगा, सब में थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस रहता है। तो देखो जैसे कि संस्कृत भाषा या महत्तम पाठ से अगर आया तो क्या होगा, यहां पर इसमें आपका कुछ पहचान के लिए शब्द हैं, जैसे कि भारत देशा हो गया, जनमानस पावनी। जनमानस पावनी का अर्थ क्या होता है, लोगों के समूह को पवित्र करने वाला, है ना, या पवित्र करने वाली। सुर भारती विद्यमानेषु महाभारत वैदिक ऐतिहासिक ग्रंथा अष्टादश पुराणानि, 18 पुराण बोलते हैं। चत्वार वेदा मतलब कि 4 वेद। कालिदास भी इसमें एक नाम है कालिदास जी का, क्योंकि संस्कृत के विद्वान है कालिदास जी। तो आप समझ जाइएगा, अगर आपको पैसेज को पढ़ते टाइम यहां पर कहीं पर आपको कालिदास ऐसा कोई नाम मिलेगा तो आप क्या समझ जाओगे कि भैया ये कहां से लिया गया है, संस्कृत भाषा महत्वम से लिया गया है। जैसे मैं आपको एक दिखा देता हूं, यहां पर ये जैसे यहां पर है, देखो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 दूसरे मॉडल का, संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकृता सुनिश्चितम तस्य गद्य पद्य च ललित भावबोध सामर्थ्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीय श्रुति माधुर्य चिता वर्तते चरित्र निर्माणार्थ, इसके अलावा सत्प्रेरणाम, है ना। तो ऐसे शब्द यहां पर देखोगे, भावबोध सामर्थ्यम आपका लगभग 2 से 3 पैसेज ही हैं। अब इसमें भावबोध सामर्थ्यम कहीं आपको मिला है, ये देखो ये है ना। इस प्रकार के आपको वर्डों को, मानवीय गुणानाम मतलब कि लोगों के गुणों को व्यक्त करने वाली, जैसे यहां पर ये भी कहीं होगा, है ना।
ये देखो मानवीय गुणानाम है ना। तो इन शब्दों को सिर्फ ये ट्रिक के तौर पर आप बीच बीच से याद कर लीजिए, काम आपका हो जाएगा। अनुशीलन अनुसूया साहित्य चरित्र निर्माणार्थ, यानी चरित्र के निर्माण के लिए सत्प्रेरणा संस्कृत जैसी देती है, वैसा कोई दूसरा ग्रंथ नहीं देता, ऐसी लाइन हमने आपको पढ़ाया था। महर्षि व्यास, ये भी आ सकता है, कालिदास, महर्षि व्यास, है ना। ऐसे शब्द आपको मिलेंगे किस चैप्टर में, संस्कृत भाषाया महत्व वाले पाठ में, ठीक है। अब देखो इस पार्ट से जितना भी पैसेज आपका पूछा जाएगा सभी का संदर्भ सेम लिखना है। वो कैसे लिखोगे, तो यहां पर ऐसे लिखना, देख लो। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाषाया महत्वम नामक पाठ से अवतरित है, जो कि संस्कृत दिग्दर्शिका का अंश है। देखो एक तरीका यह भी होता है यहां पर, जैसे कैसे लिखा है, प्रस्तुत संस्कृत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के आत्मज्ञ और सर्वज्ञ से। ये आपका बुक की तरह लिखा है, ठीक है ना, जैसा मतलब क्वेश्चन बैंक या जो भी आप पढ़ते हो वैसे लिखा गया है। और अगर यहां पर आप ऐसे लिख दिए कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाषाया महत्वम नामक पाठ से अवतरित है, जो कि संस्कृत दिग्दर्शिका का अंश है या इसका भाग है, तो थोड़ा सा देखो बदलाव ना हो गया लास्ट वाली लाइन में, तो ये हो जाता है कि हाँ विद्यार्थी ने अपने से लिखा है, ठीक है। तो ज्यादातर नंबर जो ज्यादा मिलते हैं वो अपने से लिखने पर मिलते हैं, ना कि आप लोग किताबी भाषा को ही छाप के चले आओ, है ना। तो कुल मिलाकर के किसी भी प्रश्न का आंसर दीजिएगा, आपको थोड़ा बहुत अपना दिमाग, अपना एक विवेक जिसे बोलते हो, यूज जरूर करिएगा, ठीक है। तो इतने शब्दों को याद कर लो, संस्कृत भाषा या महत्वम पाठ से आएगा तो ये शब्द आपको मिलेंगे, है ना, हर एक पैसेज में जो भी इस पार्ट से रहेंगे, और ये आपको संदर्भ लिखना, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है भैया जातक कथा। चलिए जातक कथा में देखते हैं भाई कौन कौन से। अब एक श्लोक इस वाले पार्ट से पूछा जाता है, जो कि आपको मैं बता दूं कई बार डाउट जो आपको होता है, मैंने कहा भी है कि आपको हमेशा बताया जाता रहा है कि भाई श्लोक सुभाषित रत्नानी से ही आते हैं, लेकिन ये श्लोक आपके सामने दिया है जो देखो जातक कथा है, इसमें दो पार्ट हैं। कितने, टोटल दो पार्ट हैं, एक है उलूक जातकम और एक है नृत्य जातकम, ठीक है। तो उलूक जातकम से एक श्लोक पूछा जाता है, जैसे दिया है ना में रोचते भद्रम वाह उलूकस्याभिषेचनम अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। अब देखो जैसे यहां पर हमने ये मॉडल देखा था ना डीके कोण का, इसमें आप देखोगे तो ये अथवा वाला जो दिया है देख सकते हो, खा का अथवा नामे रोचते भद्र व उलूकस्य विसेचनम, यही वाला श्लोक है। अब देखो ये श्लोक आपका आ गया ना, अब इसको पहचानने के लिए क्या करोगे, सीधा सा बता देना कि भैया उलूक जातकम यानी जातक कथा से है, तो बस पहचान गए, आंसर कर देंगे, है ना, संदर्भ लिख देंगे। और अगर भाई साहब हम लोग उसी चक्कर में पढ़े हैं कि सिर्फ और सिर्फ सुभाषित रत्नानी से ही आता है, तो भैया आप लोग गलत करके चले आओगे, है ना। तो इसलिए याद रखिएगा कभी कभी आपके श्लोक जो है वो दूसरे पाठों से भी, मतलब सुभाषित रत्नानी के अलावा भी पूछे जाते हैं। तो ये कहां से हो गया, जातक कथा से। और जातक कथा में दो पार्ट है, जिसमें से कौन से पार्ट से है, तो उलूक जातकम से है, ठीक है। अब इसके अलावा पैसेज अगर आएंगे तो उसमें कौन से शब्द रहेंगे, तो उसमें आपके ये शब्द रहेंगे, जैसे अतीत प्रथम कल्पे, है ना, अतीत हो गया, प्रथम कल्पे राजा शकुनिगुड़ा पाषाणे चतुष्पदेषु उक्तवन्तः, है ना। अब यहां पर अगर नृत्य जातकम से आएगा तो यहां पर आपको एक स्टोरी मैंने बताई थी कि भाई किसने, भाई स्वर्ण हंसों ने अपना एक मतलब राजा चुना था, है ना। इस स्टोरी में हमने पढ़ा था कि एक राजा को चुना था जिसकी स्वर्ण हंस की एक पुत्री थी, हंस पोतिका जिसका नाम था। तो इसमें ये शब्द आएंगे, जैसे कि स्वर्ण हंस अगर आपको मिले कहीं पर पैसेज में, हंस पोतिका मिल जाए, आनंद मत्स्य हो जाए, आनंद मत्स्य नदी की मछलियों के एक ग्रुप में एक मतलब समूह था, है ना, तो उन्हीं का एक सरदार, रूपवती मतलब कि सुंदरता होता है, तो हंस पोतिका को रूपवती बताया गया था उसी पैसेज में। पाषाण तले मतलब कि पत्थर की शिला के नीचे, है ना, या पत्थर की शिला में। मयूरा मतलब होता है मोर, तो जहां पर पशु पक्षियों के बारे में बताया जाएगा, जैसे हंसों के बारे में, मछलियों के बारे में, है ना। और पाषाण मतलब पत्थर हो गया, मयूरा हो गया, पक्षी हो गया, वरम दात मतलब कि हंस पोतिका को स्वर्ण हंस ने अपनी पुत्री को क्या किया था, वर दिया था, स्वयं से वर चुनने का, नहीं स्वयं से अपने पति को चुनने का वरदान दिया था स्वर्ण हंस ने अपनी पुत्री हंस पोतिका को। तो ऐसे शब्द आपको मिलेंगे किसमें, नृत्य जातकम से, जो कि जातक कथा का क्या है, एक पार्ट है। तो इसका संदर्भ देखो कैसे लिखोगे, क्योंकि उलूक जातकम और नृत्य जातकम एक ही पार्ट के दो पार्ट हैं, तो श्लोक आपको दो तरीके से इसका लिखना रहेगा। कैसे लिखोगे देखो ध्यान से समझना।
संदर्भ में आना है, लिखना है आपको, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा पाठ से अवतरित है। अब जातक कथा तो लिख दोगे, यहां पर आपको ध्यान देना, अगर स्वर्ण हंसों की बात करेगा यानी कि पशु पक्षियों वाली बात आएगी तो वहां पर आप लिखोगे नृत्य जातकम, यानी कि अगर नृत्य जातकम से पूछा जाएगा तो नृत्य जातकम लिखोगे। और अगर आपका ये श्लोक आया है ना, और अगर यहां पर किसी मतलब और दूसरे राजा सिंहों की उल्लुओं की बात करेगा यानी कि उल्लू वाले यहां पर उलूक जातकम से पूछेगा तो आप यहां पर उल्लूक जातकम लिखोगे, ठीक है ना। तो या लगा है ना बीच में, तो जो भी आपका पार्ट आएगा ऊपर नीचे में कोई भी आपको वही चूज करना, मैंने दोनों लिख दिया ताकि आपको समझा पाऊं, ठीक है। तो चलिए संदर्भ ऐसे ही आपको लिखना है जातक कथा वाले पार्ट का, और एक श्लोक यहां से ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है तो ध्यान में रख लीजिएगा, ये आपका जातक कथा से है। इसके बाद आप आ जाओगे यहां से अगले पार्ट पर जिसका नाम है सुभाषित रत्नानी, और श्लोक मैं भी कहूंगा कि भाई हाँ सबसे ज्यादा श्लोक इसी पार्ट से आते हैं। चलिए श्लोक के लिए एक ही संदर्भ सभी का रहेगा, अनुवाद बस चेंज होता है। जैसे संदर्भ दिया है आपका, इनमें से कोई भी श्लोक आएगा, मैं 5 श्लोक अभी बताऊंगा इसमें, इस पार्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है ना, उनको पढ़ लोगे तो आपका श्लोक में कभी गलती नहीं होगी। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है या लिया गया है। अपनी अपनी भाषा है। अवतरित मतलब क्या होता है कि अगर किसी पाठ से हम लोग उसको लेते हैं, या अवतार लेना भी आप कह सकते हो, तो मतलब जिस पाठ से लिया गया तो वही हो जाएगा, है ना, उद्धृत भी कह सकते हो, है ना। तो ये इसका श्लोक रहेगा। अगर इनमें से कोई सा भी आपका श्लोक आता है तो सभी का संदर्भ सेम रहेगा। इसके बाद अब चलिए श्लोकों पर ध्यान देना, कौन कौन से श्लोक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला जिसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है, भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है इस वाले पाठ से। कौन से पाठ से? सुभाषित रत्नानी पाठ से है। इसके बाद दूसरा श्लोक आपका सबसे महत्वपूर्ण की अगर हम बात करें तो यहां पर दिया है, सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। इनका अगर हम अनुवाद की बात करें ना तो एक बार समझ लोगे, आराम से आ जाएगा। जैसे इसी को हम देख लेते हैं, कह रहा है कि सुखार्थिना कुतो विद्या, यानी कि अगर विद्या आपको चाहिए तो आप सुख का त्याग कर दो, है ना। सुख चाहने वाले को कहां विद्या, यानी कि विद्या नहीं आती है भाई। अगर आप सुख चैन आराम करोगे तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, आपको विद्या कहां आएगी। कुतो विद्यार्थिना सुखम, यानी कि अगर विद्यार्थी आप विद्या चाहते हो तो फिर आपको सुख कहां, और अगर आपको सुख चाहिए तो आपको विद्या कहां। सुखार्थी व त्यजेत विद्या, यानी कि अगर आपको सुख चाहिए तो आप विद्या का त्याग करना पड़ेगा आपको। विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और अगर विद्यार्थी आपको बनना है, विद्या चाहिए तो आपको फिर सुख का त्याग करना पड़ेगा। तो ले देकर वहां पर विद्या और सुख की ही बात करी गई। तो आपको इसको एक बार समझ लेना और इसको आप लोग आराम से अनुवाद कर दोगे, बाकी संदर्भ आपका ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है इस पाठ से, परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जते तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। इसका अर्थ होता है कि प्रत्यक्षे कार्यहंतारम, यानी कि ऐसे मित्र होते हैं, आपने अपने आसपास ऐसे दोस्तों को देखा होगा जो क्या करते हैं, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, आपके सामने मीठा मीठा बोलेंगे, है ना, और क्या करेंगे, परोक्षे कार्यहंतारम, और आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे। कार्यहंतारम का मतलब है यहां पर आपके कामों में बाधा डालने का प्रयास करेंगे। ऐसे मित्रों को यहां पर कह रहा है कि वर्जते तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम, ऐसे मित्रों को हमें इस प्रकार से त्याग देना चाहिए जैसे कि किसी दूध से भरे हुए घड़े में, विष से भरे हुए घड़े में क्या हो, उसके मुख पर क्या लगा हो, अमृत लगा हो, है ना। ऐसे मित्रों को हमें बिल्कुल त्याग देना चाहिए, जैसे कि पूरे घड़े में जहर भरा है और बाहर से देखने में लग रहा है कि इसमें अमृत है या दूध है ना। तो ऐसे मित्रों को त्याग देना चाहिए। अब देखो तीसरा के बाद आपका चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस साधु विपरीत में तज्ज्ञानाय दानाय चार रक्षणाय। यानी विद्या विवाद के लिए, धन जो है घमंड के लिए, और शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनका ऐसा होता है। साधु मतलब जो सज्जन व्यक्ति है उसका जस्ट इसके विपरीत होता है। क्या, विद्या जो है वह ज्ञान के लिए ज्ञानाय, और धन जो होता है दानाय मतलब दान के लिए, और जो शक्ति होती है वह रक्षणाय मतलब कि दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। इस तरीके से आप इसको लिखोगे। इसके बाद एक लास्ट श्लोक आपको इसमें तैयार करना है, सुभाषित रत्नानी से 5 ही श्लोक तैयार करने हैं आपको, ठीक है।
जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरेते घटा सा हेतु सर्व विद्या नाम धर्म से चाधन से चा। यानी कि जल बिंदु निपातेन का मतलब है कि जल की एक एक बूंद से जिस प्रकार से घड़ा क्रमशः भर जाता है, यानी कि जल की एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है, वैसे ही सा हेतु इसी प्रकार सर्व विद्या नाम धर्म से चा धन से चा, मतलब कि ऐसे ही सभी विद्याएं, बात करें धर्म की, बात करें धन की, बात करें, ये सब क्या होते हैं, धीरे धीरे भी बढ़ते हैं। जैसे कि जल की एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है, वैसे ये भी धीरे धीरे बढ़ते हैं। ना कि एक ही दिन में आप चाहो कि एक दिन में हम लोग धर्मशाली बन जाएं, है ना, धर्मात्मा बन जाएं, एक दिन में धर्मान बन जाएं, है ना, तो ऐसा संभव नहीं है। एक दिन में ज्ञानी बन जाएं, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे अभ्यास करने से, धीरे धीरे धन इकट्ठा करने से ही आप लोग धनवान बन सकते हो, या धीरे धीरे आप लोग विद्याओं का अर्जन करके आप विद्वान बन सकते हो। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, तो अब यहां से ये पांचों श्लोक आपको समझ में आ गए। स्क्रीनशॉट वगैरह करना है तो कर सकते हो, और संदर्भ ऐसे ही लिखिएगा। इसके बाद आपको यहां से एक पाठ और आता है महामना मालवीय, क्योंकि मैंने बताया है कि संस्कृत का आज हम लोग निपटारा करेंगे, और ऐसा ट्रिक, ऐसा टॉपिक पूरे यूट्यूब पर नहीं है अभी। इसको कॉपी करके अब दोबारा से बहुत सारे चैनल पर आएगा, वो अलग बात है, लेकिन अभी आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए, अब यहां पर कम समय में तैयारी का भाई बेहतर तरीका यह कि कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी आपके सामने लाई जाए, और बाकी का टॉपिक तो हम आपके सामने करा ही रहे हैं। तो देखो, अगला चैप्टर है अध्याय 6, जिसका नाम है महामना मालवीय। तो महामना मालवीय से भी एक श्लोक आता है, ठीक है, समझ गया ना। मैंने बताया कि सुभाषित रत्नानी से तो श्लोक आएंगे, इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा आपका अगर कहीं से श्लोक आता है तो वो है महामना मालवीय, और एक श्लोक आपका जातक कथा से, जो कि मैंने बता भी दिया। तो महामना मालवीय वाले पार्ट से आएगा आपका जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा जरा मृत्यु भयम नास्ति ये साम कीर्ति तनो क्वाचित। जैसे यहां पर ये जो हमारे पास डीके कोण कथा, ये 2024 का मॉडल पेपर है, हमने इसको एडिट करके आपको 25 में सॉल्व कराया है। तो जैसे यहां पर प्रश्न संख्या 8 में आपका क नंबर में गद्यांश और जो ख नंबर क्वेश्चन है, यहां पर देख सकते हो, ये दिया है ना, आया था 2024 में, आपका जातक कथा से आया है, और यहां पर यही जो आपका महामना मालवीय वाले पार्ट से श्लोक आया है। देखो लो, सुभाषित रत्नानी से एक भी नहीं आया। तो कभी कभी ऐसे ऐसे एक दो सेट हो जाते हैं, मैं फिर से कह रहा हूं कि जिनमें आपका सुभाषित रत्नानी नहीं आएगा, लेकिन ज्यादातर 90% चांस है कि आएंगे, और 10% में ऐसा होता है। तो देखो, यहां पर जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा जरा मृत्यु भयम नास्ति ये साम कीर्ति तनो क्वाचित, ये कहां से है, समझ गए ना, महामना मालवीय से है, यानी मालवीय वाले पार्ट से है। और इसका आप संदर्भ कैसे लिखोगे देख लीजिए। संदर्भ आपको इस तरीके से लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है, ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है ना। जब पहचान जाओगे तो 2 श्लोक अपने दिमाग में रट लेना, ध्यान कर लेना, अच्छे से डाल लेना कि भाई जयंती ते महाभागा वाला, और एक आपका कौन सा, कहां गया वो, ये रहा नामे रोचते भद्रम वाला। ये 2 श्लोक आपके जो हैं आउट ऑफ हैं, किससे, सुभाषित रत्नानी से नहीं है, इतना याद रखना। और बाकी के 5 ये और 2 इधर के जो बताए 7 श्लोक आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इनको पहचान लीजिएगा। तो ये हो जाएगा इसका। और जो पाठ से गद्यांश आएंगे, यानी कि पद्यांश में तो श्लोक हो जाता है, गद्यांश में जो आपका पूछा जाएगा वो यहां से आएगा। इनके शब्द आपको ध्यान रखना। महामना मालवीय से आएगा तो ऐसे शब्द आपको मिलेंगे, जैसे मदन मोहन मालवीय प्रयागे यानी प्रयागराज की बात होगी, विद्वान यानी कि ज्ञानियों की बात करेगी संस्कृत पाठशालायाम, और महाविद्यालय, क्योंकि इन्होंने महामना मालवीय जी ने जो हमारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू आप बोलते हो, जिसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वो इन्होंने ही बनवाया था, ठीक है ना। मतलब इन्होंने ही चंदा इकट्ठा कर करके प्रयास से काफी सारे, मतलब पुराने टाइम पर इन्होंने ही इसका निर्माण कराया था। तो महाविद्यालय प्रभावपूर्ण भाषणेन उच्च न्यायालय न्यायाधीशा, है ना, महापुरुषा मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, इन महापुरुषों की बात होगी तो आप समझ जाना कि भैया महामना मालवीय वाले पाठ से है, ठीक है ना। और संदर्भ आपको पता ही कैसे लिखना है, आप लोग संदर्भ इस तरीके से लिख देना। यहां पर क्या कर दोगे, बाकी ऐसे ही रहेगा, यहां पर आपको मतलब कुछ भी नहीं बदलना, इस श्लोक की जगह पर आप सिर्फ गद्यांश कर देना, इतना चेंज होगा, बाकी पूरा ही रहेगा। इसके बाद लास्ट चैप्टर आपका एक और आता है भैया पंचशील सिद्धांता। पंचशील सिद्धांता वाले पाठ की अगर हम बात करें, अंतिम पाठ है संस्कृत का, और इससे आपका पूरा 25 मिनट का लगभग वीडियो बन चुका है, और 25 मिनट में पूरी संस्कृत आपकी 14 नंबर की कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तो चलो यहां से पंचशील सिद्धांत की बात करते हैं। पंचशील सिद्धांत में कौन कौन से गुण आते हैं, तो एक तो है आपका यहां पर सिद्धांत पहला अहिंसा, दूसरा है सत्य यानी कि सही बोलना सत्यम, तीसरा है असत्यम, है ना, अप्रमादा और ब्रह्मचर्य। ये 5 सिद्धांत है
इसमें पंचशील सिद्धांत की बात करें, संदर्भ इसका कैसे लिखोगे तो आपको लिखना है प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश संस्कृत दिग्दर्शिका के कौन से पाठ से है, पंचशील सिद्धांता पाठ से अवतरित है। इसमें आपके कुछ ये अगर आएंगे तो अहिंसा मतलब अहिंसा सत्यम असत्यम असत्यम अप्रमादः ब्रह्मचर्य और बौद्ध युगे जवाहरलाल नेहरू जी का नाम आ सकता है, राष्ट्र नायकस्य यानी कि इनको राष्ट्र का नायक बोलते हैं। इतने शब्द आपको याद रखना है, अगर आपके ये आएंगे तो आएंगे आपके पंचशील सिद्धांत से। ठीक है, तो हमारे पंचशील सिद्धांत वाले पाठ से महामना मालवीय पाठ से एक श्लोक आएगा, बाकी के आपको मैंने ट्रिक के शब्द कुछ बता दिए। इसके अलावा श्लोक में आपको 5 श्लोक बताए, संदर्भ कैसे लिखना ये हमने देख लिया। जातक कथा से भी एक श्लोक नामे रोचते वाला आता है, इसको देख लीजिएगा। और यहाँ पर नृत्य जातकम के ट्रिक बता दिया, संदर्भ कैसे लिखना वो देख लिए हम लोग। इसके बाद हमने देखा भाई यहाँ पर संस्कृत भाषा या महत्तम पाठ से कौन कौन से ट्रिक्स के वर्ड हैं और संदर्भ कैसे लिखना है। आत्मज्ञा और सर्वज्ञा के हमने ट्रिक्स के कुछ वर्ड देखे और संदर्भ कैसे लिखना है, स्क्रीनशॉट आप खुद ही कर सकते हो। और इसके अलावा हमने पहला चैप्टर जो कि भोजस्य उदार्यम जो कि ट्रिक से हमने इसको देख लिया, इसके कुछ मतलब की जो वर्ड हैं। और इस प्रकार से टोटल हमारा ये 14 नंबर यहां से क्लियर हो जाएगा। इस 7 चैप्टर का पूरा एक ही वीडियो में हमने निपटारा कर लिया। तो अगर ये आपको इस प्रकार के टिप्स और ट्रिक्स का वीडियो चाहिए भाई, नेक्स्ट टॉपिक और भी है जैसे गद्यांश पद्यांश हिंदी के आएंगे, है ना, श्लोक और गद्यांश संस्कृत का तो हो ही गया, बाकी और भी जो बचे हुए टॉपिक है उनको भी सीखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।